subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल डीकेडी क्रिएशन पर। फ्रेंड, मैं आपको बताऊंगा कि कम्युनिज्म एथेंस में हमें क्यों देखने को मिला था, कम्युनिज्म स्पिरिट हमें वहां पर क्यों देखने को मिला था। उसका मूल लक्ष्य था कि जो गार्डियन क्लास था उसको रेस्ट्रिक्ट करना। तो उसका जो दायित्व ये बनता था कि एक गार्डियन क्लास को एक प्रॉपर रास्ता दिखाना, वो खाली रूलिंग के बारे में सोचे, ना कि और सांसारिक जीवन मोह माया के बारे में सोचे। इसलिए यहाँ पर कम्युनिज्म के बारे में ज़्यादा बोलते हुए यहाँ पर प्लाटो ने यहाँ पर बताया है कि गार्डियन क्लास को क्या क्या सब चीज़ के बारे में ध्यान में रखना पड़ता था जब भी वो रूल करता था। और उसके साथ साथ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन भी उनके ऊपर लागू होता था, ताकि उनको इस मोह माया से उनको दूर किया जाए। वो खाली लोगों के हित के लिए सोचे, स्टेट के हित के लिए ही सोचे, उतना ही उसका दायित्व था एक सोसाइटी के भीतर, एक समाज के भीतर, एक राज्य के भीतर। अभी हम बात करेंगे उनके कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ पर लिखा गया है कि रूलर्स एंड ऑक्सिलरीज गार्डियन हैविंग कम्युनल लाइफ, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो फैमिली, नो परमानेंट मैरिज, नो एफिलिएशन टू चिल्ड्रन। तो यहाँ पर स्पेशली स्ट्रिक्ट रूल था। यहाँ पर अगर हम उसका स्पिरिट को देखें तो यहाँ पर कम्युनिज्म स्पिरिट बहुत ज़्यादा देखने को मिला था कि एक रूलर कैसे एक अच्छा राजा बन पाए, उसके जो भी ऑब्स्टाकल है उसको हमें पहले दूर फेंकना है, तभी जाकर एक रूलर एक अच्छा राजा बन पाएगा। तो उसको लेकर यहाँ पर बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन उनके लिए स्पेशली बनाया गया था, जहाँ पर उनको कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था, नो फैमिली, उनके लिए कोई भी घर संसार का कुछ भी मोह माया नहीं था, नो परमानेंट मैरिज, नो एफिलिएशन टू चिल्ड्रन। तो ये सब रेस्ट्रिक्शन एक गार्डियन क्लास को मानना पड़ता था एक अथॉरिटी पाने के लिए। तो पहले तो उनका कोई भी संपत्ति नहीं होगा, देन फैमिली नहीं होगा, देन विवाहिक शौक भी नहीं होगा, एंड अपना जो चिल्ड्रन के प्रति जो मोह होता है, मेरा बेटा, मेरा बच्चा बोलकर, वो सब भी कोई भी कॉन्सेप्ट वहाँ पर नहीं रहेगा अगर आप गार्डियन क्लास के लिए चुने जाते हैं तो। To prevent nepotism and corruption in ruling class, to have unity of the state and just society state। अगर हम बात करें तो जनरली ये सब होने का मुख्यतः कारण है कि वहाँ पर वो नेपोटिज्म और करप्शन को चेक करना चाहते हैं, ताकि एक रूलिंग क्लास के भीतर कुछ भी मोह माया ना रहे, वो अपने रूलिंग के ऊपर काम करे, वो कैसे एक अच्छा शासक बन पाए उसके ऊपर काम करे। उसके लिए उसको ये सब रेस्ट्रिक्शन दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि अगर हमें एक स्टेट के भीतर यूनिटी लाना है तो हमें ये स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन हमें फॉलो ही करना पड़ेगा। गार्डियन विल लिव टुगेदर इन बैरक्स, ईट टुगेदर ऑन कॉमन टेबल। तो जनरली यहाँ पर गार्डियन के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल यहाँ पर मेंशन किया गया है कि गार्डियन क्लास को ये सब चीज़ का पालन करना पड़ेगा। पहला तो उनको अपने सीमा के हित में ही रहना पड़ेगा, और साथ ही वो कभी भी अपने आप को सुपीरियर कभी भी नहीं मानना है, क्योंकि वो भी एक समाज का एक भिन्न अभिन्न अंग है, वो भी एक समाज से ही उभरे हुए एक व्यक्ति हैं। तो वो समाज के लोगों को ही देखते हुए ही अपना जो भी प्रिंसिपल लॉ वो सब लगाना है। टेम्पोररी मैरिज टू प्रोड्यूस बेस्ट ऑफस्प्रिंग हु आर टेकन अवे फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो वहाँ पर अनऑफिशियल मैरिज का भी स्वीकृति था। एक बच्चा हो जाने के बाद उसको स्टेट के अधीन उसको हैंड ओवर कर देना पड़ता था। प्रोड्यूसर टू प्रोवाइड फॉर ऑल मटेरियल कंफर्ट फॉर टू गार्डियन। तो प्रोड्यूसर क्लास जो होते थे वो गार्डियन क्लास को हर एक चीज़ को सुख सुविधा मुहैया करते थे। ये बहुत ही रेडिकल था, यूजेंसी था, इमांसिपेशन ऑफ वोमेन, नेशनलिज्म ऑफ द फैमिली था। उसको क्रिटिसिज्म में लिखा गया है कि इसको यूटोपिक, रेजिमेंटेड, कन्फ्यूजन और कॉमन चिल्ड्रन के बारे में यहाँ पर उसको क्रिटिसिज्म में दर्शाते हुए बहुत सारे फिलोसोफर ने क्रिटिसाइज भी किया है। अगर हम बात करें फ्रेंड, अभी जो हम डिस्कशन करेंगे वो है मॉडर्न कम्युनिज्म से लेकर प्लाटो के समय में देखे जाने वाले कम्युनिज्म के भीतर। अगर हम मॉडर्न कम्युनिज्म को देखें तो हम कार्ल मार्क्स को जनरली उनके फादर मानते हैं, मगर उस दौरान जो कम्युनिज्म देखने को मिलता था वो किस प्रकार का कम्युनिज्म था। अगर हम यहाँ पर देखें कम्युनिज्म का अर्थ, तो कम्युनिज्म का अर्थ आता है कॉमन से, मीन्स एज ए होल मान लेते हैं, जहाँ पर हर एक चीज़ सोसाइटी का होगा। हम सोसाइटी के अंदर रहते हुए ही हर एक चीज़ का उपभोग करेंगे। मॉडर्न कम्युनिज्म में लिखा गया है कि कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ सोसाइटी और इक्वल राइट्स ऑफ सोसाइटी ऑन रिसोर्स। तो यहाँ पर जनरली एक डिफाइन कर दिया है कि जो प्रॉपर्टी होगा वो समाज का होगा, सोसाइटी का होगा, जिसके ऊपर स्टेट का ही अधिकार होगा। स्टेट हमें यह रहने के लिए दिया है, जहाँ पर स्टेट चाहे तो उसको ले भी सकता है। जहाँ पर सोसाइटी के भीतर रहते हुए हर एक वर्ग, हर एक इंडिविजुअल का सोसाइटी के ऊपर हक है। मॉडर्न कम्युनिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी को रिजेक्ट करता है, जहां पर उन्होंने क्लासलेस सोसाइटी के बारे में जिक्र किया है कि वो इस प्रकार का सोसाइटी क्रिएट करना चाहता है जहां पर कोई भी श्रेणी ना हो, जो कि मॉडर्न कम्युनिज्म का मानना था। अगर हम
फ्रेंड, प्लाटो के कम्युनिज्म के बारे में बात करें तो प्लाटो का कम्युनिज्म पूरी तरह से गार्डियन क्लास के ऊपर ही बेस है, जहां पर वो गार्डियन क्लास को रेस्ट्रिक्ट करते हुए यहां पर अपना पॉइंट रखने की चेष्टा कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने बोला है कि वाइफ्स एंड हस्बैंड एंड चिल्ड्रन आर कॉमन। तो उनका ये मानना था कि जो गार्डियन क्लासेस होते थे उनके पास फैमिली नहीं होता था, जहां पर उनको कोई भी शारीरिक संबंध रखने ही नहीं दिया जाता था, जहां पर उनको खाली टेम्पोररी रिलेशन के लिए परमिशन था, जहां पर वो अपना ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सकते हैं। मगर वहां पर भी एक कंडीशन था कि उनको पता नहीं लगेगा कि वो उनका बेटा है, कि उनका जो इंटरकोर्स हुआ था जो लड़की के साथ वो उनका पत्नी है, ये सब उनके बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो जनरली अगर हम बात करें वहां पर हर एक चीज कॉमन होता है, किसी को किसी के बारे में पता नहीं है कि वो उसका हस्बैंड है, कि इसका वाइफ है, कि उसका बेटा है। रीयूनियन ऑफ प्रॉपर्टी, रीयूनियन प्रॉपर्टी का अर्थ है कि एथेंस में अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो वहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कुछ ऐसा जिक्र नहीं किया गया है, जहां पर प्रॉपर्टी सब स्टेट का होता है, स्टेट के द्वारा लोगों को दिया जाता है रहने के लिए, उनको लाइफ को इजी बनाने के लिए, उतना ही वहां पर प्रॉपर्टी का रोल होता है और कुछ नहीं। अभी हम कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला फीचर में लिखा हुआ है कि कनेक्टेड विद द थ्योरी ऑफ जस्टिस। अगर हम पूरे स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि जो प्लाटो का थ्योरी ऑफ जस्टिस हर एक जगह पर यूटिलाइज हो रहा है, वो चाहे एजुकेशन में हो, वो चाहे उनका कम्युनिज्म में हो, तो थ्योरी ऑफ जस्टिस हर एक जगह पर हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में लिखा गया है कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स और प्रॉपर्टी का अर्थ, जो कि मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया है कि वहाँ पर कोई भी रिलेशन परमानेंट नहीं होता है, वो सब टेम्पोररी होता है। वो चाहे तुम्हारा प्रॉपर्टी भी हो, प्रॉपर्टी स्टेट के द्वारा लोगों को दिया जाता है ताकि उनका लाइफ बहुत ही ईजियर हो सके। ओनली फॉर गार्डियन क्लास, जैसे कि फ्रेंड मैंने पहले ही बता दिया था कि जो हमारा कम्युनिज्म है जो प्लाटो के द्वारा दिया गया था वो स्पेशली गार्डियन क्लास के लिए था, क्योंकि वो उनको रेस्ट्रिक्ट करना चाहते थे, क्योंकि वो एक दायित्व के भार पर अपना ड्यूटी करते हैं, जहां पर उनके पास बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो जिसके चलते हो उनको कोई भी सांसारिक मोह माया नहीं होना चाहिए। इसको बोलकर उनके लिए बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर गार्डियन क्लास के लिए प्लाटो ने अपने थ्योरी ऑफ जस्टिस में भी मेंशन किया था, जहां पर उनको नो मैरिज, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये सब के बारे में भी जिक्र किया गया था। Basis on assumption that combination of economic and political power lead to corruption and degradation in the state। तो उनका जो मानना था ये प्लाटो, जो कि आपने कम्युनिज्म को रखते हुए यहाँ पर बोले हैं कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल पावर हमेशा करप्शन को लेता है, जहाँ पर देश का पतन होता है। प्रोफेसर बार्कर ने जो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट प्लाटो के द्वारा दिया गया था उसके ऊपर उन्होंने बोला है कि मोस्ट प्रैक्टिसेबल फ्यूचर ऑफ आइडियल स्टेट, जो कि हमें खाली आइडियल स्टेट में देखा जाएगा वैसा ही फ्यूचर प्लाटो के द्वारा दिया गया है। मेटिंग ऑफ बेस्ट वोमेन विद बेस्ट मैन टू प्रोड्यूस बेस्ट चिल्ड्रेन, उसका अर्थ प्लाटो के मुताबिक ये था कि हमेशा हमारे समाज के लिए ऐसे नौजवान को हमें पैदा करना है जो कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें, जहां पर मैन और वोमेन को एडवाइस हमेशा रहता है कि वो ऐसे हेल्दी बच्चा पैदा करें जो कि हमारे समाज के हित के लिए काम कर पाएँ। चिल्ड्रेन विल बी सेपरेट फ्रॉम देयर पेरेंट्स सून आफ्टर द बर्थ। तो जनरली क्या होता है, एक बच्चा होने के बाद वो बच्चा उसी समय के बाद ही स्टेट का हो जाता है, उसके ऊपर स्टेट का कंट्रोल रहता है, स्टेट ही उसका पालन पोषण करता है। सजेस्टेड टू किल वीक एंड डिसफिगर चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर उनको बोला जाता है कि असुस्थ बच्चा जो कि विकलांग हो, उसका कोई भी शारीरिक गठन अगर ठीक ठाक ना हो, कमज़ोर पैदा हो, तो उसी वक्त ही उनको मार भी दिया जाता था। गार्डियन क्लास एज ए बिग फैमिली, इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें उनके सोसाइटी में तो जो गार्डियन क्लास होता था उसे सुपीरियर क्लास भी बोला जाता था, जो कि गोल्ड और सिल्वर, अगर हम माइट ऑफ मेटल के दृष्टि में देखें तो वो दो क्लासेस के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होता था, और उनको सबको अगर हमें ठीक हिसाब से कंट्रोल करना है तो उनको हमें मोह माया से दूर रखना है, जो कि गार्डियन क्लास का बहुत बड़ा रोल था हमारे सोसाइटी में। इसके चलते हुए प्लाटो ने उनको कम्युनिज्म का थ्योरी उनको पाठ पढ़ाया था, जहां पर उनको बहुत सारी चीज़ों से वंचित किया था। कॉमन रिन्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड कॉमन ओनरशिप ऑफ वाइफ्स। यहाँ पर बात करें तो प्रॉपर्टी जो कि एज स्टेट का होता है, जहाँ पर स्टेट लोगों को देता है रहने के लिए, उनको बेहतर ज़िंदगी जीवन यापन करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर वाइफ भी कॉमन होते हैं, हर एक के लिए वो सेम ही वाइफ होता है। कैसे, अगर मान लो मैं एक वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशन रखने की चेष्टा करता हूँ तो वही वाइफ के साथ और कोई भी रख सकता है। तो यहाँ पर कॉमन एज ए कॉमन होता है, क्योंकि हमें खाली ऑफस्प्रिंग चाहिए, एक सुस्त बच्चा चाहिए, ना कि हमें वाइफ ज़्यादा चाहिए। यहाँ पर वाइफ्स को लेकर यही ही कंसेप्ट दिया गया है प्लाटो के द्वारा। Assume that family life is a serious and powerful rival
टू द लॉयलिटी ऑफ द स्टेट। तो जनरली उनका मानना था कि जब भी कोई व्यक्ति फैमिली के मोह में बांध जाता है तो उसका जो नेशनल ड्यूटी होता है वो भूल जाता है, जिसके चलते हुए यहाँ पर प्लाटो ने जितने भी सारे क्लासेस होते हैं उनमें से स्पेशली गार्डियन क्लास के बारे में बात करें तो उनको यहाँ पर ये सबसे दूर रहने का परामर्श देते हैं, क्योंकि जब ये सब उनके बीच आ जाता है तो उनका जो थिंकिंग होता है वो चेंज हो जाता है, वो अपने फैमिली मोह में बन जाते हैं। तो उनका एक ही कर्तव्य होना चाहिए, देश सेवा, अपने स्टेट के बारे में सोचना। अगर हम फ्रेंड क्रिटिसिज्म के ऊपर बात करें तो यहाँ पर गिने चुने पॉइंट दिया गया है, मैं आपको ये डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, खाली ये रीड आउट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर पहले लिखा गया है, ऑनरशिप इज नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ मैन, exclude the majority of society, destroy the sentiment of society, result in loss of production, belonging to all is likely to be neglected, providing material remedies to spiritual diseases। वैसे और क्रिटिसिज्म में लिखा गया है, सोशल डिसहार्मोनी अप्लाई टू द एनोलॉजी ऑफ एनिमल ऑन ह्यूमन बींग, मेटिंग प्रोसेस अनवर्केबल, डिग्रेड द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एंड मैरिज, नॉट प्रॉपर रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन, हैप्पी स्टेट नॉट पॉसिबल विदाउट हैप्पी फैमिली। तो जनरली यहाँ पर बहुत सारे क्रिटिसिज्म करके जो प्लाटो के कम्युनिज्म के ऊपर बहुत सारे थिंकर ने अपना व्यू रखा है, जहाँ पर प्लाटो के सोसाइटी, जो काल्पनिक सोसाइटी जो प्लाटो के द्वारा दिया गया था, वो सोसाइटी को वो रिजेक्ट कर रहे हैं। विदाउट फैमिली सोसाइटी कैन नॉट बी पॉसिबल, उनका मानना था। अभी हम बात करेंगे सिमिलरिटीज विद द मॉडर्न कम्युनिज्म। तो प्लाटो कम्युनिज्म और मॉडर्न कम्युनिज्म में क्या क्या सब सिमिलरिटी था उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले, वांट टू डेवलप ए सोसाइटी बेसिस ऑन सोशल सर्विस। तो जनरली उनका मेन ही कर्तव्य था सोशल सर्विस करना, लोगों का कैसे सेवा किया जाए। सेकेंड था, वांट टू ब्रिंग यूनिटी एंड सोलिडरिटी इन सोसाइटी। तो उनका दूसरा जो पर्सपेक्टिव था, सोसाइटी के भीतर एकता लाने की कोशिश किया जा रहा है, जहाँ पर हार्मोनी क्रिएट करने की चेष्टा किया जा रहा था। देन थर्ड पॉइंट में लिखा गया है कि वांट टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग फ्रिक्शन। तो जनरली यहाँ पर उनका सोसाइटी का मानना था कि जो सोसाइटी में जितने भी सारे फ्रिक्शन है उनको सबको एलिमिनेट करना है, वह दूर फेंकना है। देन फोर्थ पॉइंट में बोला गया है, एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस क्लासेस इन सोसाइटी। तो जनरली यहाँ पर उनका मानना था कि सोसाइटी में बहुत सारे क्लासेस होते थे। वांट टू एलिमिनेट इकोनॉमिक कंपटीशन। तो जनरली उन दोनों का कॉन्सेप्ट में ये एक चीज़ हमें कॉमन देखने को मिला था कि वो दोनों ही इकोनॉमिक कंपटीशन को रिजेक्ट करते थे। रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल फॉर वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी। तो जनरली एक इंडिविजुअल का कर्तव्य के बारे में दोनों का राय एक ही था कि हर एक इंडिविजुअल का अपने सोसाइटी, अपने स्टेट के प्रति मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, जहाँ पर वो अपने समाज के कल्याण के बारे में सोच पाएँ। देन सेवेंथ पॉइंट में बोला गया था, अपोज टू होल्डिंग प्रॉपर्टी। तो जनरली यहाँ पर एक प्रॉपर्टी को लेकर, जो कि कम्युनिज्म का भी एक फिलोसॉफी रहा है कि रिजेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, वैसे ही प्लाटो ने भी अपने कम्युनिज्म में प्रॉपर्टी को रिजेक्ट किया है। प्रॉपर्टी आ जाने से क्या होता है कि सोसाइटी के भीतर बहुत ज़्यादा क्लासेस डिवीजन हो जाता है। अभी हम एक डायग्राम के मदद से उनको जानने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर एक कॉलम दोनों तरफ मैंने बनाया हुआ है, जहाँ पर प्लाटो कम्युनिज्म एक तरफ है वहाँ पर, और एक तरफ है मॉडर्न कम्युनिज्म। दोनों के भीतर डिफरेंसेस क्रिएट करने की चेष्टा करते हैं। तो प्लाटो कम्युनिज्म में था ओनली फॉर द गार्डियन क्लास, जैसे कि मैंने पहले ही बोलता आ रहा हूँ कि जो प्लाटो का कम्युनिज्म वो गार्डियन क्लास के ऊपर ही आधारित था। वैसे ही मॉडर्न कम्युनिज्म जो कि कार्ल मार्क्स का जो कम्युनिज्म था पूरा सोसाइटी के लिए था, पूरा होल सोसाइटी के लिए था। अगर हम बात करें प्लाटो का कम्युनिज्म जो कि पॉलिटिकल इन नेचर था, क्या प्लाटो का कम्युनिज्म खाली पॉलिटिकल इन नेचर मीन्स वो खाली स्पेशली जो रूलर क्लास थे उनके लिए ही राजनीतिक प्रक्रिया में कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए उसके लिए ही उन्होंने कम्युनिज्म को एक्सेप्ट किया था। वहां पर अगर हम बात करें मॉडर्न कम्युनिज्म जो कि इकोनॉमिक इन नेचर, जो कि आर्थिक संकट को, आर्थिक जो भी इनइक्वालिटी है उसको दूर करने के लिए, जहां पर हमने देखा था एक तरफ होते थे एरिस्टोक्रेसी फैमिली से और एक तरफ होते थे वर्किंग क्लास, तो उन दोनों के भीतर जो भी इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे उसको दूर फेंकना था कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म का थ्योरी। अगर हम मॉडर्न कम्युनिज्म को स्पेशली कर दें, स्पेसिफाई कर दें, तो जनरली वो चाहते थे कि रिच और पोर के भीतर जो भी गैप है वो हट जाए। स्टेटस क्वो ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, मॉडर्न कम्युनिज्म में है चेंज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। देन है एस्थेटिक रीइन्वेशन, तो उनका था एंजॉय बाय ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, देन था इनका इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन। तो जनरली ये सब डिफरेंसेस हमें प्लाटो कम्युनिज्म और मॉडर्न कम्युनिज्म में हमें देखने को मिला था।